स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो इंडियन डिफेंस की हम बात करते हैं और डिफेंस के अंदर में क्यों जरूरत है। सबसे पहली बात तो हमारे बगल में दो पड़ोसी देश हैं जिनसे हमें डायरेक्ट थ्रेट है। कौन कौन से? एक तरफ में पाकिस्तान है और एक तरफ में चाइना है। और इसको हम क्या है, डिनाई नहीं कर सकते कि कभी भी टू फ्रंट वॉर जैसे सिचुएशन क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए। बट अगर इंडिया की स्टोरी आप देखेंगे तो 1947 में जब हम आजाद होते हैं तो हमारे पास में रिसोर्सेज ऑलरेडी बहुत लिमिटेड थे। और उस आजादी के समय पर क्या था, वहां पर हमारे नेशन का डिवीजन भी हुआ था रिलीजन के बेसिस पर। उस समय पर जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आप देखेंगे हमारे यहां पर जो पॉवर्टी कंडीशन, इवन बेसिक जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए भी क्या हो रहा था, स्ट्रगल हो रहा था। अब आपके पास में रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आपके पास में या तो एक ऑप्शन है कि आप अपने जो सिटीजन हैं जिनको उस समय पर बहुत ज्यादा क्या है, नीड है, आप उनको क्या करें, हेल्प करें। या फिर उसी समय पर आजादी के बाद ही वो जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर शुरू होती है। और उसके बाद देखेंगे हर 10 साल के अंदर में, यानी कि हर डिकेड में एक वॉर होती है। अब यहां से अर्जेंट नीड हमें क्या फील होती है कि हमें वेपन चाहिए, आर्म्स, एम्युनेशन, ये सब चीजें चाहिए। तो आप एकाएक एकदम से चीजें तो बना सकते नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एकदम से तो नहीं हो सकती। तो आप क्या करेंगे, उसको इंपोर्ट करेंगे। तो आजादी के बाद से ही ये इंपोर्ट का ट्रेंड क्या हो गया, शुरू हो गया। अब रिसोर्सेज क्योंकि कम थे और इंपोर्ट होने लग गया तो हमारा जो फोकस है वो इसी पर ही हो गया कि हम क्या करेंगे, डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करेंगे। एंड जो पैसा हमारे पास में है उसको हम क्या करेंगे, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, वेलफेयर मैकेनिज्म के लिए लगाएंगे। लेकिन उस समय से, उस दौर से ये मांग की जाती रही कि कब तक हम इंपोर्ट के ऊपर में डिपेंडेंट रह सकते हैं। इंपोर्ट के ऊपर में डिपेंडेंट रहने से एक तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है, प्लस में आप दूसरे नेशन के ऊपर में क्या है, डिपेंडेंट है, जिसके कारण में क्या होगा दोस्तों, आपके पास में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं हो पाएगी कभी भी। तीसरी चीज, अगर वही चीज नेशन के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, वहां पर जॉब क्रिएशन भी होगी। लेकिन इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और उस समय पर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर भी ओपन नहीं था डिफेंस के लिए, है ना ही डिफेंस को हमने ओपन किया था प्राइवेट सेक्टर के लिए कि आप आइए यहां पर इन्वेस्ट करिए। बट अभी रिसेंट टाइम में चीजें धीरे धीरे अब चेंज हो रही हैं। हमने ये कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है हर स्फीयर में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे फार्मा इंडस्ट्री, हर चीज में। और ऐसे ही हमें किस में बनना है, डिफेंस में भी क्या बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। अब जब हम डोमेस्टिक लेवल पर चीजों को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, डिजाइन करना चाहते हैं और फिर उसको हम प्रोक्योर करना चाहते हैं, यानी कि अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को हम क्या करना चाहते हैं, रिवैम्प करना चाहते हैं विद डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स। वहां पर 2-3 चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो ऑलरेडी हमारे पास हमेशा से रहा है, बजट। तो रिसेंट टाइम में अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो बजट डिफेंस के अंदर में इंक्रीज नहीं हो रहा, या तो स्टैग्नेंट है या तो डिक्रीज हो रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, डोमेस्टिक लेवल पर अगर कोई चीज आपको मैन्युफैक्चर करनी है तो उसका प्री कर्सर एक फेज होता है, या फिर कह लीजिए उसका एक बेस होता है जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। सपोज अगर आप जेट को डेवलप करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज के अंदर में, तभी तो आप उसके बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। सबमरीन में टेक्नोलॉजी जो यूज होती है, पहले आप उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, तभी तो आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे सबमरीन्स को। तो दूसरा चैलेंज आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस नहीं होना। तो इस आर्टिकल में वही कह रहे हैं कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब गवर्नमेंट लोक लुभावन वाले वादे करेंगे। अब जब लोक लुभावन वादे किए जाएंगे तो जो पैसा
डिफेंस के अंदर में, क्योंकि देखिए चाइनीज अपने आप को कॉन्टिन्यूस मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उसको अपने आप को रिवैम्प कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान को भी क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। पाकिस्तान को कैंसिल नहीं कर सकते, कभी भी एक पोटेंशियल थ्रेट है। तो जरूरी है कि हम फोर्स को, नेवी को और आर्मी को, तीनों को क्या करें, हम भी अपग्रेड करें, मॉडर्नाइज करें। अब मॉडर्नाइज करना है तो उसके लिए पहली बात तो पैसा चाहिए। तो बजट के अंदर में रिसेंट टाइम में कटौती होगी। क्यों होगी? क्योंकि पैसा लिमिटेड है, इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये कहा जाएगा कि भाई जो ज्यादा पैसा है वो पॉपुलिस्ट जो मेजर्स हैं, जो लोक लुभावन वादे हैं, उनमें चला जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो जीडीपी का स्पेंडिंग होती है, जो खर्चा होता है, वो बहुत कम है। अगर वर्ल्ड के अंदर में आप टॉप कंट्रीज को देखेंगे, उनका 3%, 5%, 4% होता है जीडीपी के, हमारा वहां पर 1 से भी कम है, हाफ से भी कम है। तो अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, आप स्कीम्स बनाते रहिए कि क्या करना चाहिए, हमें इसका मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की करेंगे, आप कभी भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि एक फाइन बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। नो डाउट हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, बट दैट विल टेक सफिशिएंट टाइम, अराउंड 10 to 20 years, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, और उस फेज के लिए हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटिटीज पे फंडिंग को इंक्रीज करने की जरूरत है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी बात, आप ये नहीं कह सकते कि हमें चीजें क्या करनी है, आत्मनिर्भर बनना है, इंडियन ही हमें परचेस करनी है, मेक इन इंडिया को ही करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, बाहर से जो चीजें आ रही है उनको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये भी गलत है, क्योंकि साथ में आपको उनको मैच भी करना है। तो यहां पर एक फाइन बैलेंस बनाने की जरूरत है, जहां पर आप वन साइड में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को क्या करें, पुश करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस करें, स्टेडीली वो भी चलता रहे, साथ में जो हमारी नीड है इस वक्त उसको ध्यान में रखते हुए हम एक बैलेंस्ड वे में इंपोर्ट भी करते रहें, जिसके कारण में 10 to 20 to 30 इयर्स में हम इंडिजिनाइज भी हो जाएं, हम आत्मनिर्भर भी हो जाएं, एंड साथ में ही जो हमारी नीड है डिफेंस इक्विपमेंट्स की, वो भी क्या हो जाए, रिसेंट टाइम में इस समय पर क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो ये पूरे के पूरे इस आर्टिकल का क्या है, क्रक्स है। अब इसको डाटा के हिसाब से देखने की कोशिश करें। रिपोर्ट क्या कह रहे हैं कि डेफिशिएंसीज हमें देखने को मिलती है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स में भी, जो हमारे रेडीनेस एंड कैपेबिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन उठाते हैं। जो बजट एलोकेशन है वो सबसे बड़ा कंसर्न है, और कहा जा रहा है आने वाले समय में क्योंकि इलेक्शन है तो डिफेंस सेक्टर को क्या होगा, बजट एलोकेशन और ज्यादा क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर अगर बजट के ऊपर में इंपैक्ट कम होगा तो ये क्या करेगा, हमारे डेटरेंस के ऊपर में, हमारा जो कैपेसिटी है उसके ऊपर में क्या करेगा, नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। डेटरेंस मतलब क्षमता के कारण में सामने वाला डरे। कोई भी एक्शन लेने से पहले पाकिस्तान और आपका सामने इधर कौन है, ये क्या मैं चाइना, एक नहीं 2 बार सोचे कि भाई कभी भी अगर इनके खिलाफ में कोई भी एक्शन लिया या कोई भी गफलत वाला काम करने की कोशिश करी तो ये क्या करेंगे, हमारे खिलाफ में सख्त से सख्त कदम क्या ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। इतने इनके पास में क्षमता है, इतनी इनके पास में क्या है, फोर्स है। तो डेटरेंस भी कम होगा। अगर आपकी स्पेंडिंग कम होगी बजट इक्विपमेंट्स के ऊपर में तो क्या होगा दोस्तों, डेटरेंस भी कम होगा। समझ रहे हैं? तो बजट एलोकेशन डायलेमा देखते हैं। बजट एलोकेशन का डायलेमा क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अफोर्डेबल डिफेंस वर्सेस अफोर्डेबल इफेक्टिवनेस। कि भाई हमें जरूरत है बुलेट की, मोटरसाइकिल की, बाइक की। अब हम कह रहे हैं अभी काम चला लो, किससे, यामा से। मैं किसी को वो कम ज्यादा नहीं कर रहा हूं, मैं इफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूं। हमें जरूरत है राफेल की, हम कह रहे हैं अभी ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का यूज कर लेते हैं। हमें जरूरत है बड़े बड़े वेपन्स की, बड़े बड़े क्या नाम है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। हम कहते हैं अभी इन चीजों से काम चला लिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में बजट नहीं है। पहली बात समझिए आप सभी के सभी। तो एग्जांपल आप देखें, इंडियन एयरफोर्स डिसीजन फॉर 97 मोर तेजस फाइटर्स इंस्टेड ऑफ प्लान्ड 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, यानी कि अभी जो है उसका यूज कर लिया जाए, उसको परचेस कर लिया जाए। तो ये कैपेबिलिटीज के ऊपर में एंड इफेक्टिवनेस के ऊपर में क्या करता है, नेगेटिव इंपैक्ट करता है। तो यहां पर देखें राइटर क्या कह रहे हैं, शुड बजट डिक्टेट डिफेंस रेडीनेस और शुड
रिक्वायर्ड पोटेंसी गाइड बजट एलोकेशन। भाई बजट को मतलब डिफेंस सेक्टर के अंदर में ये होना चाहिए कि क्या भाई साहब इतने रुपए बचे हैं इसका यूज कर लीजिए, या फिर पहले बजट में से डिफेंस को पैसा एलोकेट होना चाहिए, उसके बाद में चीजों को यूटिलाइज करना चाहिए। और यहां पर एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आती है जो जनरल वीपी जो मलिक हैं, ये उनकी तस्वीर नहीं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, स्टेटमेंट क्या देते हैं, ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, उस समय जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या कहते हैं, वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव। हमारे पास में सफिशिएंट क्या नाम है चीजें नहीं है, तो जो भी है जितना भी हम उससे क्या करेंगे, फाइट करेंगे। तो हमें रियलिस्टिक असेसमेंट करने की जरूरत है जो हमें थ्रेट मिल रहा है नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर से, और हमारी प्रिपेयर्डनेस को इंक्रीज करने की जरूरत है। हमें अपनी सी पावर को इन्हांस करने की जरूरत है, उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, तभी जाकर हम इंडियन ओशन के अंदर में अपना जो डेटरेंस है या जो प्रभुत्व है या फिर जो सुपीरियरिटी है उसको हम स्टैब्लिश कर पाएंगे। सेम ऐसे ही हमें आर्मी को भी क्या करने की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, और उसके लिए क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। तो एक डाटा देखिए, बजट सिनारियो, इंडियाज डिफेंस बजट इन रियल टर्म्स हैज शोन स्टैग्नेशन ओवर द ईयर्स, डिक्लाइन इन डिफेंस एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी खर्चा कर रही है उसमें से कितना खर्चा डिफेंस के ऊपर में होता है, उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपए खर्च कर रही है टोटल पूरे साल में, तो उसमें से अभी 13 रुपए 3 पैसे या 30 पैसे कह लीजिए किस पे खर्च होते हैं, डिफेंस में खर्च होते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं 13.3% पर आ गया है। पहले कितना था, 2012 और 13 में देखा जाए 16.4% था। तो ये क्या है, डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। एलोकेशन शॉर्टफॉल इन 2023-2024, आप देखें जितना डिमांड की गई थी और जितना उनको एलोकेट किया गया उसमें 13,746 करोड़ रुपए का क्या है, डेफिसिट है। अब ये डेफिसिट ईयर बाय ईयर एक्यूमुलेट होता रहेगा और ये डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज है उसके ऊपर में नेगेटिव इंपैक्ट करता रहेगा। तो देख सकते हैं डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ डिफेंस इन टोटल एक्सपेंडिचर, देखिए 16, 17, फिर ये कम हुआ, फिर यहां तक 17, फिर उसके बाद 16, फिर 13, ऐसे। तो ये थोड़ा सा क्या है, चिंताजनक बात है, क्योंकि इस समय पर पोटेंशियल थ्रेट है। अब हम ये क्या कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, जी हां, बट ये चीज समझिए कि जो टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन वो भी कौन सा, हमारे डोमेस्टिकली डेवलप्ड, वो क्या होगा, टाइम लेगा। लोकल डिफेंस इंडस्ट्री को अगर हम बूस्ट करना चाहते हैं, बूम करना चाहते हैं, तो वो टाइम लेगा। एंड साथ में लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आप ये भी नहीं कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अगर आप बजट देखेंगे तो वो भी क्या है, बहुत कम है, कम छोड़िए बहुत ना के बराबर है। तो जब तक आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी जो इंडियन जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो क्या होगी, तैयार नहीं होगी। देयर इज अ नीड फॉर बैलेंस्ड अप्रोच बिटवीन इंपोर्ट्स एंड इंडिजिनस एडवांसमेंट टू मेंटेन रिक्वायर्ड डिफेंस पोटेंसी। जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई आज के बाद में हम बाहर से कोई चीज इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में बनाने में समय लगेगा। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हम तो सिर्फ सारी चीजें इंपोर्ट करेंगे, तो एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। वी ऑल्सो नीड टू असेस द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल बेस फॉर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इंडस्ट्रियल बेस यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप देखिए ना, इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एट 0.7% ऑफ जीडीपी, 0.7% ऑफ जीडीपी। और हमारे यहां पर जो देखा जाए, हम वर्ल्ड के अंदर में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आता है उसमें हमारी 53rd रैंकिंग है। और वहीं पर चाइना का अगर देखा जाए तो वो अपने जीडीपी का 2.54% क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है 2022 में। तो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की बहुत जरूरत है, तभी माय डियर फ्रेंड हमारी जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है किसकी, डिफेंस की, वो क्या कर पाएगी, बूम कर पाएगी। इंडियाज स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अमंग द लोवेस्ट इन वर्ल्ड
as per the study conducted by government think tank Niti Aayog and Institute for Competitiveness. India's research and development expenditure to GDP ratio of 0.7% is very low when compared to major economies. और वर्ल्ड का एवरेज क्या आता है? 1.8% आता है, उससे भी कम है, उससे भी कम है। तो अगर मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करूं, वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है अपने जीडीपी का 4.8%। हम हमेशा जीडीपी का एग्जांपल देते हैं, इजराइल का एग्जांपल देते हैं कि इजराइल जैसी हमें क्या करनी है? कॉम्पिटिटिवनेस को हासिल करना है, इजराइल जैसा हमें बनना है। तो वहां पर दोस्तों मतलब डिफेंस के अंदर में साउथ कोरिया देखिए, स्विट्जरलैंड देखिए, जर्मनी देखिए, स्वीडन देखिए और इंडिया को देखिए। तो यहां से क्या चीज समझ में आ रही है, क्या निकल कर आ रहा है? आप ये डाटा देख सकते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना स्लो हो रही है। तो यहां से जो मैं आपको क्रक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कि चाइना एंड पाकिस्तान कहेंगे अच्छा एक काम करो, आप ना पहले चीजें डेवलप कर लो, फिर उसके बाद में थोड़ा सा एक दूसरे को डराएंगे धमकाएंगे। नहीं, राइट हमेशा है। तो क्या करना चाहिए अगर हम कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भर बनना है? तो उसके अंदर में तो भैया टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मजबूरी है हमारी, क्योंकि ये थ्रेट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब जब इंपोर्ट करना है दोस्तों, तो वहां पर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ये हमारी कैपेसिटी को क्या करता है? कैपेबिलिटी को इंपैक्ट करता है। तो इंपोर्ट भले ही करना पड़े, चाहे वो कॉस्टली हो, अभी के लिए एक बैलेंस्ड वे में हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारी नीड है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो समझ में आई। तो यानी कि जो बजट एलोकेशन वाला फंडा है वो यहां पर आपके समझ में आता है कि आपको सफिशिएंट बजट का एलोकेशन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपनी नीड को क्या कर पाएंगे? फुलफिल कर पाएंगे अभी के समय पर। दूसरी चीज, साथ के साथ आपके यहां पर डोमेस्टिक मार्केट भी तैयार होनी चाहिए। और डोमेस्टिक मार्केट तैयार होने के लिए क्या चाहिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर भी गवर्नमेंट को अपनी जो स्पेंडिंग है उसको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आया? तभी जाकर हम क्या बन पाएंगे? सही मायने में एक पावरफुल नेशन बन पाएंगे, और जिसके कारण में एक डेटरेंस को स्थापित कर पाएंगे। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरी स्टेटमेंट के ऊपर में कहेंगे कि सर पावरफुल नेशन का क्या मतलब है? तो मेरे दोस्त ये चीज समझिए, क्षमा यानी कि किसी को माफ कर देना, फॉरगिवनेस, उसी भुजंग को यानी कि उसी हाथों को शोभा देती है जिसके पास में पावर हो, जिसके पास में कुछ कर लेने की क्षमता हो, फिर भी वो किसी को माफ कर दे। एल्स अगर आप वहां पर इतने इक्वल लेवल पर नहीं होंगे तो आप रशिया यूक्रेन वॉर देख सकते हैं। अगर भारत ने एपीजे कलाम साहब से पूछा गया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप तो हमेशा बात करते हैं पीस की, शांति की, लेकिन आपने हेल्प करी न्यूक्लियर बनाने में, तो उन्होंने कहा न्यूक्लियर एक फर्स्ट स्टेप है जिसके कारण में पीस एस्टैब्लिश होगा। एल्स ये जो हमारे आसपास में जो देश हैं वो कभी भी हमें शांति से ना रहने देंगे, ना ही पीस को एस्टैब्लिश करने देंगे। कई बार जो हमारे वेपन होते हैं या हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो सामने वाले के लिए डेटरेंस होता है, डर होता है, भय होता है। तो ये चीज हमें करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है, वॉर नहीं हो सकती। आपने देखा क्या हुआ? रियलिज्म एंड आइडियलिज्म बहुत डिफरेंट है। कई लोग कहते हैं कि सर रियलिज्म और आइडियलिज्म में क्या डिफरेंस? आइडियलिज्म ये हो गया कि भाई दुनिया एक दूसरे पे इंटरकनेक्टेड है, कभी वॉर होगी ही नहीं, चाइना से इतना सारा सामान हम इंपोर्ट करते हैं, वॉर क्यों होगी? तो आपने देखा होगा रियलिज्म और आइडियलिज्म का सबसे बड़ा डिफरेंस, आइडियलिज्म हम क्या करते हैं? हिंदी चीनी भाई भाई, वॉर हुई। हम अभी कह रहे थे कि चाइना से तो हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, चाइना की इकोनॉमी हमारे भरोसे चल रही है, क्या होगा? गलवान वैली में देख सकते हैं आप क्या हुआ। तो ये रियलिज्म है, ये आइडियलिज्म है। और रियलिज्म क्या है? ये वॉर और ये सब चीजें। तो हमें उस चीज के लिए क्या रहना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर लिखना चाहे तो? आप इसको समराइज अगर करना चाहूं तो सबसे पहले बात, हमें जो अभी सफिशिएंट इंपोर्ट है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। भले ही उसके लिए हमारा इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो, आप उसके अंदर में कहते हैं ना जो नीड है, जो नेसेसिटी है, उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उसमें आप कटौती नहीं कर सकते। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड,
ऑन पैरेलल आपको नेक्स्ट 2 to 3 डिकेड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हैवीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। आप नो डाउट प्राइवेट इंडस्ट्रीज कर रही हैं, बट आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्रीज के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रह सकते। दो चीज होगी। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन होगी हमारे देश के अंदर में। आपका जो इंपोर्ट बिल आने वाले समय में क्या होगा, वो भी कम होगा। तीसरी चीज, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई साहब S-400 हमें खरीदना है, कहां से खरीदना है? रसिया से खरीदना है। तो अगर खुद हम बना लेंगे तो ये जो यूएस गीदड़ भपकी देता है कि भाई साहब उनसे खरीदोगे तो क्या करेंगे, आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे, ये चीजें तो नहीं हो पाएंगी ना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी रहेगी। तो ये सारी चीजें इसके क्या है, बेनिफिट। समझ में आया आपको टॉपिक जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम, सर्विस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जो इंडिजिनस डिफेंस डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, है ना, जो बोर्ड है आने वाले समय में। जैसे ये नेगेटिव लिस्ट फॉर इंपोर्ट, नेगेटिव लिस्ट फॉर इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि ये चीजें हम क्या करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, हम इंडिया में ही क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर्ड परचेज करेंगे डिफेंस के अंदर में। तो ये सब चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉलिसी मेकिंग सही चल रही है, बट हमें एक बैलेंस बनाने की अब जरूरत है। और जहां पर हमें लूप होल नजर आ रहा है या जहां पर हमें थोड़ा सा भी क्या है चीजें नजर आ रही हैं, उनको हमें क्या करने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, समझ में आया टॉपिक? किसी को भी इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वी नीड टू बी कॉशियस अगेंस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी। हमें इसके लिए क्या है, कॉशियस रहने की जरूरत है। जैसे आप देख सकते हैं चाइना का असर्टिवनेस, तो हमें डिफेंस बजट के कंसर्न्स को प्रोफेशनली सॉल्व करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं यूएस कितना खर्च कर रहा है, फिर चाइना खर्च कर रहा है, फिर रशिया कर रहा है, फिर इंडिया कर रहा है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।